हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ मिस्टर फीलिंग्स। हम वेव फंक्शन पर सारी कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि कोई फंक्शन को हम कैसे कॉन्टीन्यूअस दिखा सकते हैं, कैसे दिखाते हैं, कोई फंक्शन कब कॉन्टीन्यूअस होगा और कोई फंक्शन कब फाइनाइट होगा। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं। बाउंड स्टेट और वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ढेर सारे क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स। हमें ये बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। तो इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस बताने के लिए हम इसको डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, या फिर इस फंक्शन को पहले ये देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मॉड हट रहा है, यानी कि x = 0 पर ये मॉड हट रहा है, क्योंकि x = 0 के अबाउट इसका मॉड का साइन यहाँ पर चेंज होगा x का। तो x पॉजिटिव के लिए x ही हो जाएगा और x नेगेटिव के लिए -x के साथ ये मॉड हटेगा। तो हम देख लेते हैं इसको भी हटाकर मॉड और फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो x<0 के लिए मॉड -x के साथ खुला है, तो 2 माइनस -x हो जाएगा 2 + x, और x<0 के लिए हो जाएगा फंक्शन 2 - x। तो अब इस फंक्शन का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया। हम वैल्यू पुट कर भी दे सकते हैं। x = 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास वैल्यू, और अगर x के लिए हम देखना है तो -2 पुट करिए, तो हमें यहाँ पर इस वाले में पुट करेंगे -2। तो x की जगह -2 पुट करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं 0 है। और फिर x का वैल्यू अगर <0 के लिए देखना है तो 2x = 2 पुट करिए, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि ये फंक्शन 2 माइनस मॉड ऑफ x कॉन्टीन्यूअस है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कैसे देखेंगे कि यानी कि बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं कॉन्टीन्यूअस है। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए। तो कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है जब जिस पॉइंट पर फंक्शन बदल रहा हो। जैसे कि इसमें देख सकते हैं x<0 के लिए ये फंक्शन मिल रहा है हमें 2 + x, और x>0 के लिए हमें 2 - x। तो हमें ये फंक्शन बदल जा रहा है किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, x = 0 पर। तो हम x = 0 पर चेक करते हैं। तो कंडीशन ये है कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और x = 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि LHL = RHL और फंक्शन वैल्यू, ये हमने लिख दिया। और x0 है जहाँ पर हमें फंक्शन बदला हुआ लगता है, यानी कि जैसे फंक्शन को देखकर हमें लग रहा है कि x = 0 पर फंक्शन चेंज होगा। या हम कर सकते हैं कि जिस फंक्शन पर जिस पॉइंट के लिए हमें डाउट हो रहा हो कि इस फंक्शन पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता है, इसलिए उस फंक्शन पर हम चेक करेंगे, उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में x = 0 पर इस फंक्शन का नेचर बदल रहा है, तो इसलिए हम x = 0 पर चेक करेंगे, और हर जगह तो कॉन्टीन्यूअस है ही और कहीं डाउट नहीं हमें, तो इसलिए हम सिर्फ x = 0 पर चेक करेंगे। तो ये x0 = 0 पर हमें वैल्यू मिल रहा है 2, हमने 0 लिख दिया था, इसको काट कर मैंने 2 लिखा है, तो वैल्यू हो गया 2। और LHL लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब LHL निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 2, RHL निकाल रहे हैं तो उसका भी वैल्यू आ रहा है 2, यानी कि तीनों वैल्यू LHL = RHL = फंक्शन वैल्यू एट x = 0, तीनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। ये LHL RHL यानी कि लिमिट जो भी हम निकाल रहे हैं ये आपने 11th-12th में पढ़ा ही होगा, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। और अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन f of x = x * e⁻ α x² इज फाइनाइट और नॉट। तो हमने फाइनाइट होने का कंडीशन पढ़ा था। किसी फंक्शन का फाइनाइट होने का मतलब है कि हमें x = ∞ या फिर x = -∞, दोनों पर, x = +-∞ दोनों पर हमें चेक करना है वैल्यू फंक्शन की कितनी आ रही है। अगर वो 0 टेंड कर रही है तब वैल्यू हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन फाइनाइट होगा। इसलिए अब
फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर पता करने के लिए हम इस फंक्शन का x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। तो अब फंक्शन का लिमिट निकालते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो लिमिट x टू इन्फिनिटी फंक्शन को लिख सकते हैं x अपॉन ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं अगर इन्फिनिटी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ऊपर नुमरेटर में भी इन्फिनिटी हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल ये है कि नुमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर का और डिनोमिनेटर का नीचे वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऊपर का एक्स को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो 1 आ गया है और नीचे वाले को फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं तो 2 अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर तो 1 है और नीचे हमें एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, नीचे ऊपर 1 है तो इसलिए ये वैल्यू टेंड होगा 0 की तरफ। उसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल रहे हैं तो उसी को भी ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करने के बाद इसका भी वैल्यू 10 to 0 हो रहा है। तो हमारे पास आ रहा है कि जब हम x टेंड टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तब भी 0 हो रहा है और x इक्वल टू या x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तब भी वैल्यू 0 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन फाइनाइट है। अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें फिर से अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बनता तो हम उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और। जैसे कि अगर यहाँ पर हम x की जगह एक्स स्क्वायर रहता है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार तो 2x आ जाता है और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ रहा है। तो ये 2x यहाँ रहता है तो x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तब भी आ जाता। तो 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर आ जाता है 2 और नीचे वाले को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जितना वैल्यू आता है उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन ये पहले ही बार डिफ्रेंशिएट करने में 1 आ जा रहा है यानी कि कोई कांस्टेंट आ जा रहा है तो अब इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं। और अगर ये लिमिट हम निकालते हैं वैल्यू 0 के अलावा अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तब भी हम बोलेंगे फंक्शन फाइनाइट है। तो जो इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। जब x इक्वल टू 0 यानी कि फंक्शन का लिमिट जब निकालते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर तो जब 0 की वो टेंड हो रहा है तब हम बोल देंगे वो फंक्शन बाउंड स्टेट का फंक्शन है। और जब लिमिट निकालते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी पर और हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है 0 के अलावा तब हम उसको बोलेंगे अनबाउंड है या फिर बोलेंगे स्कैटरिंग वेव फंक्शन है। इसी फंक्शन को हम फंक्शन या वेव फंक्शन बोल रहे हैं। हम जब कंडीशन बता रहे थे तब हम बताए थे ये बात। तो इसको और नाम देते हैं। अगर लिमिट निकालते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर और 0 टेंड हो रहा है तो हम लोकलाइज भी बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तब उसको बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड। एक क्वेश्चन अब और देखते हैं। तो अभी ये फंक्शन दे दिया हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर प्लस माइनस आई के एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के मॉड ऑफ एक्स। हमें पता नहीं ये दोनों फंक्शन फाइनाइट है कि नहीं। तो ये फंक्शन तो हम देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स में है तो इसको हम कॉस एक्स और साइन एक्स में तोड़कर देख ले रहे हैं। तो ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन हमने ये फंक्शन लिख दिया। अब ये कॉस और साइन का फंक्शन हो गया। अब इसका कॉस और साइन का वैल्यू हम देखते हैं, इसका वैल्यू -1 to 1 ही लाई करता है, कोई भी वैल्यू पुट करता है। अगर के एक्स का वैल्यू या एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तभी ये वैल्यू फाइनाइट होगा, -1 to 1 के बीच ही आएगा। तो 0 तो नहीं आ रहा है लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे ये फाइनाइट तो है। लेकिन कौन सा फाइनाइट है, कौन सा केस बनेगा, ये अनबाउंड वाला केस बनेगा। ये अनबाउंड वेव फंक्शन या फंक्शन है। और इस फंक्शन में हम अगर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं या माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तभी ये वैल्यू पूरा 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो ये भी फंक्शन फाइनाइट है लेकिन कौन सा, ये बाउंड स्टेट वाला फंक्शन है क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पर ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है। अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी पर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तब उसको कौन सा केस डालेंगे, कौन सा केस होगा, तो अनबाउंड वाला केस होगा।
तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे अनबाउंड वेव फंक्शन है, या फिर स्कैटरिंग फंक्शन बोलेंगे, स्कैटरिंग वेव फंक्शन। एक और नाम देते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। तो बाउंड स्टेट या फिर लोकलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हमें ये कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर दोनों वैल्यू पर हमें जीरो की तरफ टेंड होना चाहिए। अगर कोई एक भी वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है किसी पर, या तो इन्फिनिटी पर या फिर माइनस इन्फिनिटी पर, या फिर दोनों पर फाइनाइट कोई वैल्यू आ रही है जीरो के अलावा, तब उसको बोल देंगे अनबाउंड वाला केस है, यानी कि अनबाउंड वेव फंक्शन बोलेंगे तब। अब हम अपना मेन क्वेश्चन करते हैं। हमें बताना है कि कोई फंक्शन, यानी कि हम ढेर सारे फंक्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये गेट 2001 का क्वेश्चन है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वो 6 कंडीशन याद होनी चाहिए जो हमने फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो जल्दी से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि वेव फंक्शन फाइनाइट होने चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और उसका डिफरेंशिएबल किसी के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में या टी के रेस्पेक्ट में फाइनाइट होना चाहिए, और सिंगल वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, और फिर साई स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमें पता है तो और आसान भी हो जाता है हमें ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना। जैसे हमें tan x का cos x का ग्राफ पता है जो ऑप्शन ए और बी में दिया गया है, तो ऑप्शन ए और बी हम आसानी से और जल्दी से पता कर सकते हैं कि एक हर जगह कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस कैसा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, 5x दिया है, ये tan x, तो tan x है ये π/2 पर वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होता है 10 का, तो 5x इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो फाइनाइट नहीं है और डिसकॉन्टीन्यूअस भी होता है π/2 पर, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। हम आसानी से पता कर लेंगे इसको। अब तो हम बोल देंगे कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना फाइनाइट है ना कॉन्टीन्यूअस ही है। तो हमें एक्स के पूरे रेंज में देखना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक तो ढेर सारे डिसकॉन्टीन्यूअस और नॉट फाइनाइट वाले पॉइंट हैं tan x के लिए, जैसे π/2 है, 3π/2 है, 5/2 ऐसे ढेर सारे हम बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे, cos x दिया है, cos x का हमें ग्राफ पता है, ये सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टीन्यूअस भी है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x को, माइनस साइन x आएगा, तो वो भी कॉन्टीन्यूअस है और सिंगल वैल्यूड है। cos x का वैल्यू -1 to 1 लाई करता है, ये तो कभी इन्फिनिटी होगा ही नहीं, -1 to 1 ही रहेगा हमेशा, तो फाइनाइट वैल्यू है। तो क्या कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, वो कंडीशन है स्क्वायर इंटीग्रेबल का। जब cos x का स्क्वायर इंटीग्रेबल हम करते हैं तो ये फाइनाइट नहीं होता है। किसी फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब होता है कि वो फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उस फंक्शन का स्क्वायर करके, स्क्वायर मीन्स अगर रियल फंक्शन है तब तो डायरेक्ट उसी फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो सबसे पहले उस फंक्शन का कंजुगेट निकालेंगे और फिर उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे पूरे रीजन में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर वो वैल्यू फाइनाइट होता है तब तो बोल देंगे वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है। जैसे अगर हम बी वाले ऑप्शन का 5x का स्क्वायर इंटीग्रेबल करें, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब ये है कि 5x का मॉड का स्क्वायर का पूरे रीजन में इंटीग्रेट किया गया है। तो 5x का मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है 5x का स्टार इंटू 5x। यहाँ पर 5x स्टार का मतलब होता है कि 5x फंक्शन का हम कंजुगेट लिखे हैं। अब जैसे इसमें दिया है बी रियल है और cos x भी रियल ही है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। हम कैसे जान रहे हैं, पहले ही बिना इंटीग्रेट किए कैसे बता दे रहा हूँ। तो ये क्योंकि इसका हमें ग्राफ पता है cos x का, तो ये हमने cos x का ग्राफ बनाया है। इसमें हम देख रहे हैं जब cos का स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर x का जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर हम इधर भी निगेटिव में भी ग्राफ बनाएं तो भी वो ऊपर ही आएगा। तो सारा एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सारा एरिया ऐड ही होगा, कोई घटेगा नहीं। तो ये इन्फिनिटी तक ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए ये फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, और स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। तो
अगर हमें ग्राफ पता रहता है तो हम आसानी से हम वैल्यू पता कर सकते हैं कि इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर इंटीग्रेबल ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया है सी ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है। तो इसको कंसिडर करके देखते हैं। डी लेस देन 0 तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो ये फंक्शन हो गया सी कुछ कांस्टेंट इंटू ई की पावर, ये कंसिडर किए हैं तो ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट 10 to 0 वैल्यू रखते हैं एक्स का, तो इस फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो ये फाइनाइट है ही नहीं फंक्शन एक्स 10 to 0 पर, तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि वो फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको नहीं देखना, हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो ऐसा फंक्शन दिया तो हमने सोचा कि डायरेक्ट हम 10 to 0 कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं फाइनाइट हो रहा है कि नहीं। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया 0 के पास वाली, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए 5x एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक कंडीशन अगर कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। तो यही अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस ऑप्शन को अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डायरेक्ट एक ही कंडीशन चेक करके हम बता दिए, तो और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको छोड़ेंगे ऑप्शन को, अब डी ऑप्शन देखेंगे। 5x दिया है ई इंटू एक्स इंटू ई की पावर है माइनस एफ एक्स स्क्वायर है, ई और एफ ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर एफ पॉजिटिव है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये 10 to 0 हो रहा है। अगर इस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तभी ये 10 to 0 हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है और हमें ई की पावर में माइनस इंटू इन्फिनिटी कुछ आ रहा है, तो वो 10 to 0 की ओर हो रहा है। 10 to 0 कर ग्राफ का वैल्यू जा रहा है 10 to 0। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये वैल्यू एक्स जब इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इस टाइप का वैल्यू आ रहा है, तो ये तो 10 to 0 हो रहा है। 10 to 0 में इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली ये बात है कि ये इसका रेट बढ़ने का और इसका रेट बढ़ने का, इन दोनों में इसका सबसे ज़्यादा रेट है बढ़ने का या फिर कर लीजिए घटने का। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 to 0 ही होगा। अगर हम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी इंटू ये भी फिर ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो और भी 10 to 0 की ओर अग्रसर होगा, तो ये वैल्यू हमें 0 ही मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होगा, सिंगल वैल्यू भी है, इसका डिफरेंशियबल भी, ये डिफरेंशियबल भी फंक्शन है। और डिफरेंशियबल का हम देखेंगे वैल्यू फाइनाइट है कि नहीं, वो भी फाइनाइट ही होगा। अब ऊपर के 3 ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ये 4th वाला ही सही होगा। ये ई की पावर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ है, तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। हम दोनों का मल्टीप्लाई करके ग्राफ बनाएंगे तो भी हम ग्राफ बना सकते हैं, तो ये सिंगल वैल्यूड होगा। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा डी ऑप्शन। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है कि नहीं तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमने फंक्शन का मॉडल स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से ये देख रहे हैं ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसा पॉजिटिव वाले वैल्यू रीजन में ये वैल्यू होगा वैसा ही निगेटिव वाले में होगा, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स करके 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो इसका वैल्यू अब ये देख रहे हैं ये गामा फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो ये फार्मूला है गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए, एक्स पावर एम इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन है। तो ये जो पावर है ई की पावर में और एक्स का जो पावर है वो उसका 1/n कर देते हैं। 1 ये जो कांस्टेंट है इसका, ये जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं और इस वाले पावर से डिवाइड कर देते हैं, एन से डिवाइड कर देते हैं, और फिर m+1/n का गामा लगा देते हैं, गामा फंक्शन। तो उसी तरह ये भी इसी टाइप का फंक्शन है, एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर एन है, तो इसको भी इसी फार्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया और ये एक फाइनाइट ही वैल्यू आ रहा है। तो जब फाइनाइट वैल्यू है स्क्वायर इंटीग्रेबल तब बोल देंगे, जब फाइनाइट वैल्यू आएगा तो हम बोल देंगे फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है। तो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन ए बाउंड स्टेट, यानी जे कांस्टेंट एंड अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। तो ये गेट 2010 का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमें। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा वेव फंक्शन में बताना है जो कि बाउंड स्टेट के लिए हो पार्टिकल का। बाउंड स्टेट का ये कंडीशन है कि x इक्वल टू जब एक्स वाई जेड जब तीनों वैल्यू हम प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वैल्यू 10 to 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमने एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का सारी कंडीशन बताया था वो भी फॉलो करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये रहता है कि सबसे पहले हम वही फंक्शन ढूंढ लें कौन जो कि इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी पर 10 to 0 हो रहा है। तो बाउंड स्टेट के लिए x इक्वल टू या एक्स वाई जेड पर वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने के बाद हमें 0 मिलना चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी भी पुट करने के बाद भी 0 मिलना चाहिए। दोनों पर वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे बाउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा। और साथ ही साथ वो कंडीशन तो फॉलो ही करना चाहिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वाला। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जब r इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस कुछ कॉन्स्टेंट इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, और नीचे इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला 10 to 0 हो रहा है और नीचे वाला इन्फिनिटी है, तो 10 to 0 अपन इन्फिनिटी, ये 10 to 0 ही होगा इन्फिनिटी पर। r इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पुट करने के लिए अब स्मॉल r की जगह माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे। r पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू होता है, वेरिएबल है। r का वैल्यू मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। इसको निगेटिव नहीं लिखते हैं क्योंकि ये r स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का वेक्टर है ना, जैसे r थीटा फाई है तो वही r है। तो r का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो इसमें बस इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी नहीं। तो ये 10 to 0 हो रहा है तो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी पूरा कंडीशन चेक नहीं किए हैं हम, तो हम अभी उसी वेव फंक्शन को ढूंढ रहे हैं जो 10 to 0 हो जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। तो बी वाले ऑप्शन में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे आर का वैल्यू, तो ई की पावर जो भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा वो 10 to 0 हो जाएगा, तो हमें वैल्यू कोई कांस्टेंट एन मिल रहा है। लेकिन बाउंड स्टेट के लिए तो हमें 10 to 0 होना चाहिए, तो मस्ट है, जबकि यहाँ बी ऑप्शन में कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है एन, तो ये तो ऑप्शन पक्का है कि नहीं होगा बी वाला। अब सी ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक्स वाई जेड वैल्यू दिया है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला दिया है, तो यहाँ पर एक्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पुट कर सकते हैं। तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू 10 to 0 हो रहा है, और जब इसमें भी एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 10 to 0 होगा ही, और इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन ये 10 to 0 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके इसका रेट तेज़ी से ये घटेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी है और साथ ही साथ 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं। तो ये फंक्शन इसके रेस्पेक्ट में बहुत तेज़ी से 10 to 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये 10 to 0 और ये इन्फिनिटी तो मल्टीप्लाई होकर 10 to 0 ही आएगा। तो ये भी फंक्शन सी वाला ऑप्शन प्लस माइनस दोनों इन्फिनिटी पर 10 to 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन ऑप्शन हो सकता है। अब डी वाले फंक्शन में जब r 10 to इन्फिनिटी हो रहा है, ये वैल्यू यानी कि r एक कोई कैपिटल R कांस्टेंट दिया है, उससे जब ज़्यादा हो रहा है तो साई 10 to 0 हो रहा है, तो ये भी इन्फिनिटी पर 0 हो जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है या तो ऑप्शन ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। अब बाउंड स्टेट के लिए साथ ही साथ वो भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए होता है। अब उसको चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ये डी ऑप्शन देख रहे हैं, कैपिटल R से लेस देन के लिए ये वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू है नॉन जीरो, उसके बाद 0 है, तो ये तो साई जो फंक्शन है ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है कैपिटल R पर, जबकि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए कंडीशन है कि साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, पक्का है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, और बी ऑप्शन पहले से ही नहीं था। तो अब बचा हमारे पास या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। इस ए वाले ऑप्शन का देखें, जब r का वैल्यू 10 to 0 यानी कि 0 के पास वाली वैल्यू रख रहे हैं, तो ये 10 to 0 वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू पूरा 1 की तरफ टेंड हो रहा है, और ये 10 to 0 है, जब डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी फंक्शन को बना देगा। तो साई का कॉन्टीन्यूस और फाइनाइट होना चाहिए, तो फाइनाइट तो है ही नहीं जब 10 to 0 पुट कर रहे हैं कोई वैल्यू, जबकि साई
एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए ये फाइनाइट होना चाहिए। तो ये इससे पता चला है कि ये भी ए ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ये तो हम पक्का हो गया कि सी ऑप्शन ही सही होगा। अब इसके लिए हम चेक करेंगे तो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। हम ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है, कॉन्टिन्यूस भी है, इसका डिफरेंशिएबल भी कॉन्टिन्यूस है, साई फॉन्ट फाइनाइट भी है, और जब प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तभी 10 to 0 हो रहा है। तो ये बाउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन है। तो ये ऑप्शन सही है, करेक्ट। तो हमने क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और डिटेल में बताया है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।